नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार बहुत सारे व्यूअर्स के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं। कल जो हमने प्यारे लाल गर्ग का इंटरव्यू किया था, जो महाराष्ट्र में चुनाव की धांधलीबाजी है उसको लेकर बहुत प्रतिक्रियाएं आई हैं। तो मैं उन सारे व्यूअर्स का धन्यवाद करना चाहती हूं। बहुत सारे लोगों ने इस इंटरव्यू को देखा, बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर उस इंटरव्यू को पोस्ट किया है, जिससे कि मेरा मनोबल बहुत बड़ा है। और आपसे एक ही वायदा है कि इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए कुछ ऐसा कंटेंट मैं जरूर लेकर आऊंगी और लाती रहूंगी, जो कि आपको बाकी प्लेटफॉर्म्स पर बहुत कम या बहुत रेयरली आपको देखने और सुनने को मिलेगा। और कुछ नए पर्सपेक्टिव्स के साथ इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ूंगी। और आज संविधान दिवस है, 26 नवंबर, जबकि आज संसद में एक बड़ा कार्यक्रम किया, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो भी मौजूद थी। और आज जब संविधान दिवस पर सबकी स्पीचेस हो रही थी, तो राष्ट्रपति धनखड़ ने तो आज संविधान हत्या दिवस को भी याद किया कि हमने 25 जून को इमरजेंसी की याद में संविधान हत्या दिवस को हमने मनाया है। तो एक तरफ संविधान दिवस को बीजेपी याद करती है और दूसरी तरफ संविधान हत्या दिवस की भी बात करती है। तो वो एक पहलू है। दूसरी बात यह है कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने तालकटोरा स्टेडियम में एक कार्यक्रम किया और राहुल गांधी ने संविधान की किताब को अपने हाथ में रखकर यह बताया कि संविधान देश के लिए कितना जरूरी है, सबको बराबरी का दर्जा जरूरी है। उन्होंने कास्ट सेंसस की बात की और जब वो दलितों और आदिवासियों की बात कर रहे थे तो करीब 10 से 12 मिनट के लिए उनका माइक बंद हो गया। और कांग्रेस के अंदर लोगों का कहना है कि ये एक षड्यंत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ये माइक उनका बंद किया गया, ऐसा आरोप कांग्रेस ने लगाया है। और कांग्रेस ने क्योंकि उसको ट्वीट किया और ट्वीट करके ये बात लिखी भी है, तो क्या राहुल गांधी का आज माइक जबरन बंद किया गया क्योंकि वो दलितों और आदिवासियों की बात कह रहे थे? उसके अलावा संविधान पर क्या उनको आज बोलने नहीं दिया गया क्योंकि ऑलरेडी संसद में कार्यक्रम हो चुका था? तो कहीं ऐसा ना हो कि तालकटोरा स्टेडियम का जो कार्यक्रम है वो ज्यादा लोग देखें, तो क्या इसलिए उनका माइक बंद किया गया? और उससे भी जो बड़ी बात है, आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि मोदी जी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, वो संविधान के रक्षक नहीं बल्कि भक्षक है। तो आज इस चीज को हमें डिस्कस करने की जरूरत है कि जब संविधान की रक्षा की बात आती है तो देश में दो विचारधाराएं इस समय है, एक बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा और दूसरी तरफ कांग्रेस और तमाम जो सेक्युलर फोर्सेस हैं उनकी विचारधारा है। तो अगर हम संविधान की बात करें तो आज संविधान देश के लिए कितना बड़ा मुद्दा है और कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो संविधान की रक्षक हैं और कौन सी ताकतें हैं जो संविधान की भक्षक है। यानी कि अगर राहुल बनाम मोदी को हम करें तो राहुल या मोदी कौन संविधान का बड़ा रक्षक है, आज इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ प्रोफेसर अजय गुडावर्ती हैं, जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और सोशल मूवमेंट्स और पॉलिटिकल मूवमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर गुडावर्ती, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अनिल सिन्हा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और अभी प्रबल प्रताप शाही हमारे साथ आ गए हैं ऑलरेडी, कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता। प्रबल जी, आपका भी स्वागत है। आज प्रबल प्रताप शाही तालकटोरा में मौजूद थे उस कार्यक्रम के दौरान, इसलिए आज की चर्चा मैं उनसे शुरू करती हूं कि आप तो प्रत्यक्ष देख रहे थे आज राहुल गांधी का माइक जब उन्होंने आदिवासियों और दलितों के बारे में जब बात किया तो कैसे वो बंद हो गया, अचानक कितनी देर बंद रहा और क्या कुछ आपने देखा तालकटोरा स्टेडियम के अंदर? जी देखिए, जब राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी आए, उसके बाद जैसे राहुल गांधी जी आए और माइक पर बोलना शुरू किया, उन्होंने संविधान के बारे में बोला, जातिगत जनगणना के बारे विषय में जैसे ही बोलना शुरू किया, उन्होंने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के रिप्रेजेंटेशन और उनके अनुपातिक जो अनुपात में उनको हिस्सेदारी मिली, उस पर जैसे ही बोलना शुरू किया, तुरंत माइक जो है बंद हो गया। और माइक कुछ सेकंड्स के लिए नहीं बंद हुआ, करीब करीब 10 मिनट तक करीब बंद रहा और राहुल गांधी जी खड़े थे। तो ये पहली चीज ये है कि एनडीएमसी किसके अंतर्गत आता है, ये जो तालकटोरा स्टेडियम किसके अंतर्गत आता है, ये सब केंद्र सरकार के अंतर्गत आ रहा है। और जब वो संसद में खड़े होकर बोलते हैं, लोकसभा में खड़े होकर बोलते हैं, जब भी अडानी के खिलाफ आवाज उठाते हैं या जातिगत जनगणना के विषय में बात करते हैं, तुरंत उनका माइक ऑफ करते हैं। वही हूबहू वही पैटर्न मुझे यहाँ भी दिखा।
तो इसलिए नहीं, हमको तो लगता है ये कि भी कहेंगे ना कि कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज तो कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस के ऑर्गेनाइजर्स क्या कर रहे थे, और आप लोगों की तरफ से इतनी कांग्रेस एहतियात क्यों नहीं बरती गई कि उनका माइक चलता रहे? नहीं नहीं आखिर मोदी जी अगर कांग्रेस बोलते के हैं तो मोदी जी का क्या माइक कभी ऑफ होता है? मैंने तो कभी नहीं देखा आज तक मोदी जी के माइक को किसी ने ऑफ किया हो। मैं वही कह रहा हूँ कि यह एक नई शैतानी शुरू हुई है कि जैसे ही आप बोलिए तो माइक, अब इसके पहले अब मैं एक अभी बात अभी कहूंगा, विषयांतर हो जाएगा। अभी जब मैं बात कर लूँ फिर मैं उसका भी एग्जाम्पल दूंगा, फिर आपको समझ में आएगा। ये ये पहली बार थोड़ी हो रहा है ऐसे, ऐसा बहुत समय पहले से भी हो रहा है। जो भी समाज के अंदर समाज सुधार की बात करेगा, आरएसएस की नीति के खिलाफ बोलेगा, भारतीय जनता पार्टी की नीति के खिलाफ बोलेगा और नरेंद्र मोदी की नीति के खिलाफ बोलेगा, उसका तुरंत उसके माइक ऑफ कर दिया जाता है, सब कुछ कर दिया जाता है। और मुझे इसलिए ये कह रहा हूँ, मेरा आरोप इसलिए है क्योंकि अब आरएसएस की सरकार है ये। अब आप कहोगे आरएसएस की सरकार कैसे? 1966 का सर्कुलर केंद्र सरकार ने वापस ले लिया। उस सर्कुलर में लिखा था कि आरएसएस की किसी भी शाखा या कार्यक्रम में कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं जाएगा। अब खुलेआम उसको छूट मिल गई। सारे सरकारी कर्मचारी, चाहे वो जज हों, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कोई हो, वो अब सीधे सीधे आरएसएस के पास, आरएसएस के शरणागत है। चाहे वो झंडेवालान में जा रहे हैं, चाहे वो नागपुर जा रहे हैं, और वहां से वो सीधे निर्देशन दे रहे हैं। अब मुझे लगता है ये सारा निर्देशन अब जो है आपका मोहन भागवत ही दे रहे हैं। अब इसके बाद मैं एक बात कह रहा हूँ, पुराने संसद में भी राहुल गांधी जी का माइक ऑफ होता था, नए संसद में भी राहुल गांधी जी का माइक ऑफ कर दिया जाता, हमेशा माइक ऑफ कर दिया जाता। इसके पहले आपको याद होगा, आप तो पत्रकार हैं और बड़े स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है। मैं 2019 में आपको वापस ले जाता हूँ। 2019 में पुण्य पसुन वाजपेयी नाम के पत्रकार हैं, बहुत बड़े आपके ही और वो एक चैनल में थे जिसका नाम था एबीपी न्यूज चैनल, मुझे याद। और जैसे ही वह नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री आवास योजना की पोल खोलने वाला कार्यक्रम शुरू किया उन्होंने, और उनके और बेनिफिशियरी जो उनका जो प्रधानमंत्री लाभार्थी योजना के जितने भी, जब उन्होंने पोल खोलना शुरू किया, जैसे ही उनका 10 तक या 9 बजे 10 या 9 बजे उनका प्रोग्राम शुरू होता था, डाउनलिंक बंद कर दिया जाता था। आपको याद होगा, तो अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, उसको खोजिए, तो क्यों नहीं। तो ये सब चीजें वो कर सकते हैं। तब जब वो ईवीएम पर कब्जा कर सकते हैं, तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर बैठे हुए वो रायसीना हिल था, और अब तो नाम उसका क्या, लोक कल्याण मार्ग से प्रबल जी, ये तो एक मुद्दा हो गया कि ठीक है भाई उनका माइक ऑफ किया, लेकिन इसके अलावा आज राहुल गांधी ने यह भी कहा कि संविधान सत्य और अहिंसा की किताब है और इस किताब को मोदी जी ने नहीं पढ़ा है। क्या ये बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन था? एक सेकंड, मैं आपसे सवाल करी, उसके बाद मैं प्रोफेसर गुडावर्ती के पास जाऊंगी कि जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि मोदी जी ने संविधान की किताब नहीं पढ़ी, तो क्या ये एक एग्जैजरेशन है? ऐसा तो नहीं होगा ना कि संविधान की किताब उन्होंने पढ़ी ही नहीं? कई लोग ये बोलेंगे, कह रहे उन्होंने कैसे कह दिया। तो मैं चाहती हूं कि आप इसको एक्सप्लेन करें कि आज राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा कि मोदी जी ने संविधान को पढ़ा ही नहीं है। जी, अगर नरेंद्र मोदी ने संविधान की प्रस्तावना ही पढ़ी होती तो सेक्युलरिज्म का खिलाफत नहीं करते, सेक्युलरिज्म का मजाक होता। पहला पॉइंट, धर्मनिरपेक्षता का मजाक होता। दूसरा पॉइंट, अगर वह उसकी बात पढ़े होते प्रस्तावना पे, तो उसमें सोशलिज्म भी, तो किसानों पर गोलियां नहीं चलाते, अडानी को सारा सरकारी पीएसयूज नहीं देते, अंबानी को सारे पीएसयूज नहीं देते, एयरपोर्ट, पोर्ट सरकारी पीएसयूज और अन्य चीज नहीं देते। अगर उन्होंने संविधान की प्रस्तावना ही से मैं बात करता हूं, अगर पढ़ा होता, तो एक वर्ग को एक दूसरे वर्ग से लड़ाने का काम नहीं करते, सीधे सीधे देश के अल्पसंख्यक नागरिक, जो हमारे देश के नागरिक, उनके ऊपर गोली चलाने का आदेश नहीं दिलाते, किसानों को गोली से नहीं मरवाते, उनके ऊपर जीप नहीं चढ़वाते। तो यही उन्होंने कहा, ये हिंसा कराना उनका काम है, असत्य है। और असत्य नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, जब से वो कैंडिडेट भी प्रधानमंत्री के बने थे, तब से ही वो झूठ बोलते, झूठ पर झूठ, 15 लाख का वादा करना, कभी कुछ 2 करोड़ नौकरी, तमाम बोलना। तो उन्होंने, राहुल गांधी जी ने सही कहा कि उन्होंने ये किताब नहीं पढ़ी, और इसको बात मैं कह रहा हूँ। दूसरी चीज, मैं एक बात और कह रहा हूँ कि वर्तमान समय में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत आरएसएस एक अपने प्यादों के नाम से, ये 2 जैन बाप बेटे हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनकी प्रैक्टिस नहीं चलती, उनके माध्यम से हर जगह मंदिरों के, मस्जिदों के अंदर जो है मंदिर ढूंढवा रहे हैं,
मैं कह रहा हूं कि पुष्यमित्र सुंग ने आज से 1000 साल पहले तमाम बुद्ध स्तूपों को, बुद्ध विहारों को तोड़वाया, तमाम बुद्धों को मरवाया, बुद्धिस्टों को, बुद्ध भिक्षुओं को मरवाया। बुद्ध भिक्षु कौन थे? वो बुद्ध भिक्षु इस देश के दलित थे, पिछड़े थे, आदिवासी थे। उनको मरवाने का काम किया था। और क्षत्रिय राजकुमार, उनको मरवाने का काम किसने किया? पुष्यमित्र सुंग। और उसने जो है किसको मारा? अशोक के पोते के परपोते के पोते दत्त का सेनापति था, उसने हत्या कर दी थी। आज मैं कह रहा हूं कि जहां पर मैं आरोप लगा रहा हूं कि जो आरएसएस का मुख्यालय है नागपुर में, उसके नीचे बुद्ध विहार है, खोदो। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, उसके नीचे मंदिर है, खोदो। तो खोदेंगे क्या? सर्वे करेंगे? हिम्मत है? और वो जो जैन जो है, 2 जैन, ये पता करे पुष्यमित्र सुंग ने कितने जैन मंदिरों को तोड़ा, कितने जैन मंदिरों को तोड़ा। ये एक एस्पेक्ट है प्रबल जी, एक ये एस्पेक्ट है, और अब बहुत सारी चीजों को डिस्कस करने लगेंगे तो पूरे डिस्कशन नहीं, ये नहीं। अगर आपने जब संविधान के बृहद इशू को उठाया है, तो उस सब बृहद इशू में ये भी आता है। ओके, ठीक है। क्योंकि देश के अंदर उन्माद पैदा करने का काम आरएसएस कर रही है। ये आरएसएस की सरकार उन्माद कराने का कर रही है। मैं उस पर इंगित करके मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि यह जो राहुल गांधी जी जो कहा है वो यही है कि इस देश के अंदर दलित, पिछड़े, आदिवासी को जब कुछ मिल ही नहीं रहा है, आज लेटर एंट्री के लाकर उनकी नौकरियां खाने का प्रयास किया जा रहा है। जी ठीक है जी, मुझे और गेस्ट के पास जाना है। आप इतने सारे एग्जाम्पल्स मत दीजिए, क्योंकि संविधान बहुत ही बड़ा और बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है उसका, तो कई चीजें हो जाएंगी डिस्कस करने के लिए। लेकिन मैं संविधान दिवस पर ही अपनी चर्चा को फोकस करना चाहती हूँ, उसी पे केंद्रित करना चाहती हूँ। और मैं प्रोफेसर अजय गुडावर्दी के पास आती हूँ कि प्रोफेसर अजय, आज संविधान एक इतना बड़ा इशू है पूरे देश में, और आज जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी जी संविधान के भक्षक हैं, लेकिन अगर जब भक्षक कहते हैं तो वही मोदी जी हैं या वही बीजेपी है जो कहती है कि अरे भाई, हमारी पार्टी थी जिसने संविधान दिवस को क्रिएट किया, हम संविधान दिवस लेकर आए, हम संसद की जो सीढ़ियां हैं उनको हम माथे लगाते हैं, हम संविधान की किताब को हम चूमते हैं, भले ही राहुल गांधी किताब संसद की दिखाकर और उस पर प्रचार कर रहे हो। तो आज संविधान को अप्रोप्रिएट करने की जो एक कोशिश है वो बीजेपी की तरफ से भी हो रही है और कांग्रेस की तरफ से तो हो ही रही है। लेकिन जो असली कस्टोडियन है, असली रक्षक आज संविधान का कौन है? क्योंकि एक होड़ लग गई है। बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है कि भाई ये तो संविधान की लाल किताब राहुल गांधी दिखाते हैं, उस किताब में वो कोरा कागज होता है, उसमें कुछ होता ही नहीं है। इस तरीके के आरोप कांग्रेस पे लगते हैं, और वही उल्टी चीज बीजेपी करती है और बीजेपी कहती है। तो क्या कहेंगे, आज संविधान का असली रक्षक कौन है और भक्षक कौन? जी देखिए नीलू जी, असली रक्षक तो है इस देश के मूलवासी, आदिवासी, दलित, पिछड़े और रिलीजियस माइनॉरिटीज। ये है आज के देश के संविधान रक्षक। और इनको जो भी रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी रिप्रेजेंट इनका आवाज उठाएंगे, वो मेरे ख्याल से वो रक्षक बनेंगे। वही काम जो है राहुल गांधी जी आज कर रहे हैं। उनके स्पीच में आज आप नया चीज सुनेंगे कि he has also given a spin off constitution versus corporates। एक तरफ ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन और मोनोपोली कैपिटल क्रिएट कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक डायरेक्शन देती है। He has raised the issue of caste versus communalism। एक तरफ कास्ट का जस्टिस है, he talked about equality and fraternity। 90% आप मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को डेवलपमेंट के बाहर रख के, दायरे से बाहर रख के आप कोई राष्ट्र चला नहीं सकते हो। तो इक्वालिटी का उन्होंने बात किया। तो ये मुझे लग रहा पहली बार जो है कांग्रेस को, इतने दिन कांग्रेस इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रल बैटल जैसे लेते रहा है, सिर्फ इलेक्शन में जीतने का उनका मनसा था। लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा पिछले कुछ सालों से कि एक नया सोशल विजन कांग्रेस को मिला है, that they need a social vision to contest RSS and BJP. They cannot win an electoral battle only through a political battle, only through electoral engineering. That social vision was missing. After the colonial, anti-colonial struggle, कांग्रेस के पास एक सोशल विजन मिसिंग था, स्पेशली न्यूलिबरल रिफॉर्म्स के पास इन्होंने जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का एजेंडा को छोड़ दिए थे कांग्रेस वाले। आज जो राहुल गांधी के नेतृत्व में दर कमिंग बैक, और आप देखिए कितने सारे मुद्दे जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, जो लेफ्ट सोशल एक्टिविस्ट, जो कमिटेड छोटे सोशल एक्टिविस्ट इस देश में बात करते थे,
वो आज खरगे जी मेन स्ट्रीम कर रहे। वो कह रहे कि किसी दलित को आप घोड़ा से उतार देते हो, किसी आदिवासी के ऊपर पेशाब कर देते हो। वो जो अटर फॉर्म्स ऑफ अनसिविलिटी और डिस्क्रिमिनेशन आज देश में आज भी बचे हुए, वैसे ही प्रैक्टिस चल रहे। इसके खिलाफ कोई लड़ाई नहीं हुआ है, ना आरएसएस वाले करने वाले उनका समरसता के प्रोग्राम पे। इनका आवाज कौन बनेगा? आज राहुल गांधी जी एक नया और खरगे जी भी एक नया डायरेक्शन दे रहे कि ये मार्जिनलाइज वॉइसेस, एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सप्लॉयटेशन जो है, अगर कांग्रेस इस पे खड़े रहते, और इसका पहला पहचान आपको 2024 में मिल चुका है कि रिजर्वेशन का मुद्दा उठाते ही दलित वोट परसेंटेज शिफ्टेड। रिजर्व सीट्स में बीजेपी 77 सीट से 55 सीट तक आके रुक गई। पीपल आर रेडी टू गिव यू अ चांस इफ यू आर कमिटेड टू अ सोशल विजन। तो आज उन्होंने ये बात भी कहा इस मंच से कि जहां पे भी दलित और मुस्लिम का शोषण होगा, हम कांग्रेस वाले खड़े होंगे। ये आज तक किया नहीं इन्होंने। मॉब लिंचिंग होता है, कोई कांग्रेस वर्कर उधर पहुंचता नहीं। कास्ट अट्रॉसिटीज होता है, कोई कांग्रेस वर्कर पहुंचता नहीं है। तो एक लैक ऑफ डायरेक्शनलेसनेस, सोशल विजन का इंपैक्ट आप इनका इलेक्ट्रल कैंपेन में देख रहे हो। जैसा महाराष्ट्र में भी हुआ, एक डायरेक्शनलेसनेस आया है कांग्रेस के कैंपेन में। और वो कमिटमेंट अगर कैडर ग्राउंड पे दिखा सका है, वो कमिटमेंट तभी आएगा व्हेन दे हैव एन इंस्पिरेशनल सोशल एजेंडा। आई थिंक ये कॉन्स्टिट्यूशनल विजन, इसको और लोकल ईडियम तक अगर हम खींच के ले जाके अगर जोड़ दे लोकल हिस्ट्री से, लोकल कम्युनिटी हिस्ट्री से, not stop only with Baba Saheb Ambedkar, but various other social struggles that are taking place in India against corporatization, against land grab, against water, for access to water, access to land. ये सारे मुद्दे जो है राहुल गांधी जी पहली बार, मैं पिछले 25 साल के मेरे रिसर्च में पहली बार देख रहा हूं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन इज टॉकिंग लाइक अ सोशल एक्टिविस्ट। आई थिंक दिस इज अ वेरी प्रॉमिसिंग थिंग इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अभी तो उसको कल्चरल ईडियम से अगर जोड़ के कांग्रेस आगे ले जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल बचाव तो कांग्रेस और खासकर राहुल जी और खरगे जी तो इसका सिंबल बनने का पूरा चांस है। अनिल जी, मैं अब आपके पास आती हूँ कि आज आपको क्या लग रहा है कि जो संविधान को लेकर जो सारी बातचीत है वो आज कहाँ आकर सिमट गई है और बीजेपी उसको कहाँ लेकर आ गई है? क्योंकि अब तो ये होने लगा है कि भाई संविधान तो लाल डायरी हो गई है, वो कोरा कागज है, राहुल गांधी संविधान के नाम पर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, ये सब बातें हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ओबीसी और जो सोशल इंजीनियरिंग करके उनको रीच आउट करती है, भले वो पैसा देके कर रही हो या स्कीम्स, कल्याणकारी स्कीम्स के जरिए कर रही हो, लेकिन ओबीसी, दलित और जो आदिवासियों का एक बड़ा तबका आज बीजेपी के साथ भी जा रहा है। अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई उनके कस्टोडियन संविधान के असली रक्षक है, तो उन्हीं के तबके से एक बहुत बड़ा तबका निकलकर बीजेपी की तरफ भी जा रहा है। तो आज अगर राहुल गांधी या कांग्रेस अगर ये सोच रही है कि हम संविधान के नारे को हम लेकर आगे चलेंगे, तो ये नारा कितना सफल या कितना कारगर साबित होगा कांग्रेस के लिए? देखिए, क्या है कि इसको देखना चाहिए कि एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी देखना चाहिए। सही कहा अजय जी ने कि आप आफ्टर इंडिपेंडेंस जो सोशल विजन दिखना चाहिए था, वेलफेयरिज्म था, रिप्रेजेंटेशन को भी एक्नॉलेज करती थी, जैसे खाम का या बहुत सारे फार्मूलाज थे सोशल ये के क्या कहते हैं एकोमोडेशन के, मुसलमानों को भी जगह देना है, माइनॉरिटीज को भी, ये सारा करती थी। लेकिन एक सोशल विजन है कि चेंज के लिए इसको इसका इस्तेमाल करना है। ये जो ग्रुपिंग्स है जो 90% की बात की जा रही है, उसको एज ए फोर्स जो है सोशल फोर्स के रूप में, दैट वाज मिसिंग। कांग्रेस के एजेंडा में ये एक एम्पावरमेंट था, एंटाइटलमेंट था, लेकिन जस्टिस जो है ना, दैट वाज नॉट ऑन एजेंडा। वो जो एजेंडा में जस्टिस होना चाहिए वो एजेंडा नहीं था। बहुत सारे एम्पावरमेंट से वो प्रोग्राम आज से नहीं, वो जमीन का पर्चा देना है, दलितों के लिए मकान देना है, वृद्धों को पेंशन देना है, ये सब इंदिरा गांधी के समय में भी थे। लेकिन जस्टिस, सोशल जस्टिस का जो एजेंडा, जो कि सोशलिस्ट एजेंडा था पोस्ट इंडिपेंडेंस से, जिसको मतलब डॉक्टर लोहिया बेसिकली लीड करते थे, या अम्बेडकराइट्स लोगों ने उसका दलित पैंथर या मूवमेंट्स के जरिए किया था। लेफ्टिस्ट ने सीपीआई में जो नक्सलाइट जिसको लोग बोल रहे हैं,
उनका मूवमेंट था कि इज्जत के लिए, रोटी दोनों के लिए फाइट करनी है। इज्जत की फाइट थी बेसिकली। बिहार में जो नक्सलाइट मूवमेंट हुआ था शुरू में, दलितों के लिए कि उनको इज्जत चाहिए, तो ये जो है वो सबको एकोमोडेट कर रहे हैं सोशल मूवमेंट के जरिए। और आज एक बहुत एक मतलब एक बात है कि राहुल गांधी इसको जो है एक जिस तरह से आप कहेंगे आइडियोलॉजिकल जंप लेना कहते हैं, वो भी ले रहे हैं। अभी फाइट जैसे है क्या कि वायलेंस वर्सेस, देखिए क्या है आरएसएस या सावरकर या जो बीजेपी की जो मतलब फाइट में आप देखिएगा कि एक इनहेरेंट अट्रैक्शन या एडॉप्शन ऑफ वायलेंस है। तो उन्होंने कहा कि नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं। ये एक बड़ा मतलब ये साधारण चीज नहीं है। मतलब पूरा कंटेक्चुअलाइज कर रहे हैं इसको कि डेमोक्रेसी विदाउट नॉन वायलेंस नहीं हो सकती है। तो ये एक हमको लग रहा है क्योंकि आज के जो ये में एक बड़ी चीज है, इसमें टेक अवे है कि नॉन वायलेंस एक उसको उन्होंने पकड़ा है, सोशल जस्टिस के साथ नॉन वायलेंस भी को भी उठाया है। अब मुझको जो लग रहा है कि इससे मतलब कम से कम मेरे जैसे लोगों को उनसे उम्मीद है या जो सजेशन के तौर पर देना चाहेंगे वो ये है कि आप एक इकोनॉमिक विजन भी जो है ना, मतलब आप सिर्फ नेहरूवियन ये पे नहीं जाइए, क्योंकि 75 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद अगर आप देख रहे हैं और जिस बीच में आपने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की, नेहरूवियन पॉलिसी से पीछे गए, अब आपको थोड़ा और पीछे जाना चाहिए। डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में जो गांधी जी के विचार हैं उस पर भी हमको लेना पड़ेगा। क्योंकि आज ही में एक ईमेल आया हुआ था, वर्ल्ड बैंक की का न्यूज लेटर आता है, उसमें कह रहा है कि त्रिपुरा और नागालैंड के जंगल में प्राइवेट पार्टिसिपेशन से फॉरेस्ट को बचाना है। अब आप देख लीजिए, मतलब फॉरेस्ट के को कॉर्पोरेट के हाथ में बेचना है, इसके लिए वर्ल्ड बैंक ये कर रहा है, उसको कह रहा है कि फॉरेस्ट को बचाना है, ये प्रोजेक्ट का नाम है, लेकिन फॉरेस्ट को बचाना है प्राइवेट ये से पार्टिसिपेशन से। इसका मतलब कि जो ट्रेडिशनली नागालैंड का नाम है उसमें वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए कि नागालैंड में एक डिसेंट्रलाइज्ड जो उनका जो लोकल सिस्टम है उसको मिली हुई ऑटोनॉमी और उनका जो है उनको अधिकार है फॉरेस्ट वगैरह पर चीजों का फैसले लेने का, जो विलेज काउंसिल्स है। अब उसका मतलब है क्या कि कुछ सम डिफरेंट आइडिया, वो पूरा आइडिया लेकर भी वर्ल्ड बैंक आया कि नहीं मैंने देखा नहीं है। तो अब राहुल गांधी को जो 30 साल में मतलब 90s के बाद जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के कारण जो डिस्टॉर्शंस आए हैं, ये सिर्फ मोनोपोली कैपिटलिज्म का ग्रोथ नहीं है या मोनोपोली नहीं है, और ये कॉर्पोरेट का जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम पर कब्जा है, इसके अलावा उन्होंने गांव देहात सब पे कब्जा किया है। तो उसके खिलाफ एक बिगर और बड़ा मतलब ब्रॉडर विजन लेकर आना पड़ेगा, तभी होगा। और उसका अब उसमें अच्छा एक जुड़ा है जो खड़गे ने ये ऐलान किया है कि इलेक्शन जो है के लिए ईवीएम के खिलाफ वाला, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब जो है इलेक्शन ही डिसाइड करेगा अल्टीमेटली सारे फाइट्स को, क्योंकि उसी को वो लोग रिग कर रहा है। मैं इससे एकदम मैं अब डे 1 से लेकर आज तक बोल रहा हूँ, 2 दिन में जो हुए हैं 23 तारीख के जो रिजल्ट आए हैं कि एकदम ये इलेक्शन मैनिपुलेट किया गया है बहुत ही तरीके से। होता ये है कि फर्क है, कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर में 5%, 2%, 1% इंपॉर्टेंट है। तो जब ये बैलेंस बनाना होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 90% वोट्स उन्होंने कलेक्ट कर लिए हैं ईवीएम के जरिए, ये नहीं है। पुतिन का इलेक्शन अभी होना, पुतिन वाले मॉडल में जाने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन ये मॉडल है जिसमें कि 95% वो फेयर पोल है, 5% जहां पर के बैलेंस है वो आपने बदल लिए, ज्यादा गिन लिया वोट, ज्यादा किए कर दिया। तो ये जो मैकेनिज्म अपनाया है इससे पता ही नहीं चलता ना, क्योंकि बहुत छोटा है। और ये अगर आपको देखना हो तो आप देखिए कि झारखंड का रिजल्ट और इसके रिजल्ट में आपको अंतर, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कांटे की टक्कर थी वो झारखंड में भी, यहाँ भी, यहाँ 5% का फर्क ले आया, 15% का गैप हो गया। क्योंकि अगर आप 5-7% देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 7% वोट अगर आपने इसके इनके चुरा लिए तो 15% का अंतर होगा, क्योंकि बराबर का
की टक्कर है। तो लेकिन पता नहीं हमारे सेपोलॉजिस्ट और ये क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी को अभी सारे मसले पर, सब संविधान से जुड़ा हुआ मसला है सारा, के पॉलिटिकल फ्रीडम को रिस्टोर करना है, इकोनॉमिक फ्रीडम जो लोगों गरीब लोगों का है उसको करना है, और जस्टिस जो है वो इसको बहाल करना है। तो ये जो संविधान के जो जितने वैल्यूज हैं उसको, उसका जो पीछे हट हुआ है, पीछे ले जाने का काम हुआ है, उसके खिलाफ है। और निश्चित तौर पर ये एक बड़ा ये था जो इवेंट, इसको मानना चाहिए। और एक लास्ट पॉइंट में जरा चाहता हूं कि इसको भी रखूं, एक ये पॉइंट है कि देखिए हर जो अचीवमेंट है इंडियन रिपब्लिक का, जो हमारा यह भारतीय गणतंत्र का, उसके खिलाफ है बीजेपी। इसीलिए जब आजादी का दिवस मनता है तो आजादी विभीषिका दिवस मनाती है, और जब संविधान की बात होती है तो संविधान हत्या की बात करता है। और आज उन्होंने इसकी ये की, ये जो हमला हुआ था मुंबई का टेरर अटैक का, अब बताइए कि जब संविधान दिवस आप मना रहे हैं, अब पार्लियामेंट पर हमला हुआ उसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे? आप उसको जोड़ रहे हैं टेरर अटैक से, मतलब डिस्टॉर्शन। ये जो है बेसिक जो है फंडामेंटल इनका ये है, क्या कहते हैं, एजेंडा है। और वो एजेंडा ही यही है कि आजादी है तो आजादी विभीषिका दिवस मनाओ, और उसके बाद जो आजादी का जो सेंस है उसको आप डिस्टॉर्ट करो, उसको कम्युनलाइज करो। और यहाँ भी उन्होंने वही किया है, संविधान दिवस में टेरर की बात करके उसको कम्युनलाइज करने का काम किया है। इसलिए टास्क बहुत बड़ा है राहुल गांधी के सामने और बाकी लोगों के भी सामने, संविधान के मामले को लेकर। ठीक है, अब बहुत छोटी छोटी टिप्पणी के लिए मैं आऊंगी फाइनल राउंड में, और गुजारिश करूंगी कि एक एक मिनट में अपनी बात कहें। प्रबल प्रताप शाही जी, आज दोनों जगह कार्यक्रम हुए, एक बार एक संसद में हुआ और एक राहुल गांधी ने किया, तो आज दोनों में क्या फर्क आपको महसूस हुआ और किस तरीके का संदेश दोनों ने दिया है? बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में। संसद के अंदर तो नरेंद्र मोदी ने मजबूरी में कार्यक्रम किया, कोई खुश होकर नहीं किया है। ये वही लोग हैं जो 1949 में बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले फूक रहे थे, संविधान को अपमानित करने वाले लेख लिखे जा रहे थे ऑर्गेनाइजर में आरएसएस कि इसमें मनुस्मृति लागू होनी चाहिए, ये क्या है, संविधान क्या है, ये वो। तो ये तो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। और जहां तक आज जो है, खड़गे जी ने बताया, क्योंकि हम लोग तो कार्यक्रम में थे, खड़गे जी ने बताया जो प्रति दी थी कॉन्स्टिट्यूशन की वो संस्कृत में दी थी। तो आज खड़गे जी के हाथ में वो संस्कृत की का प्रति देकर क्या दिखा रहे थे? तो खड़गे जी ने बोला कि ये वही संस्कृत है जिसको पढ़ने पर हमारी जिह्वा काट ली जाती थी, दलितों की, आदिवासियों की। और अगर हमारे कान में संस्कृत के श्लोक चले जाते थे तो हमारे कान में शीशा घोल के डाल दिया जाता था। यानी हमको जो है ये जो प्रति बाबा साहब अम्बेडकर इंग्लिश में और हिंदी में वो हमें देते ना, तो मानते। तो उन्होंने आज भी मनुस्मृति या मनुवाद की उसको सिंबल्स को सिंबलाइज करने की कोशिश की थी बीजेपी और नरेंद्र मोदी और आरएसएस ने। दूसरी चीज जो राहुल गांधी जी ने जो आज जो हमारा तालकटोरा स्टेडियम में आज उसका बहुत बड़ा मैसेज हुआ है। मैसेज एक बड़ा है कि संविधान रक्षक अभियान शुरू हुआ है आज से, और उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी और अन्य फंडल जो पार्टी के हैं उसमें बहुत सारे लोग, 3.5 लाख से ऊपर लोग तो अभी बन गए हैं संविधान रक्षक। वो इलाकों के गांव जाकर लोगों को संविधान के प्रति जागरूक करना, संविधान की रक्षा के प्रति बातें करना, उनको बताना। दूसरी चीज, सबसे बड़ा मुद्दा जो इलेक्शन को लेकर खड़गे जी ने कहा है, उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाया है और उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन और इसके खिलाफ जो है एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा जिसको राहुल गांधी जी लीड करेंगे इंडिया अलायंस के पार्टनर्स के साथ। ये बहुत बड़ा टेकअवे है उस आज संविधान की रक्षा का जो आज अभियान था, उसकी अभियान की शुरुआत में समझ लीजिए जो ये संघी बैठा हुआ है इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, मैं काफी दिनों से कहता हूं, मैं पिछले 7-8 महीने से लगातार यही कह रहा हूं कि राजीव कुमार संघी, उसके पिताजी आरएसएस के स्कूलों का फंडर है, बहुत बड़ा, उसका पूरा परिवार फंड करता है। तो ये आदमी संघ का प्रायोजित आदमी है जो वहां बैठा हुआ है। अब ये पूरी लड़ाई इलेक्शन कमीशन, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ राहुल गांधी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में पूरा इंडिया अलायंस लड़ेगा, तभी जाके, अन्यथा कुछ बचने वाला नहीं है। हाँ, हम लोग कितनी भी बातें कर लेंगे, अगर इस ईवीएम में एक गांव का वोट
पूरा वोट ही कांग्रेस को नहीं मिला, 0 वोट आया। इलेक्शन कमीशन ही हैक हो गया है, पैसा बट रहा है, काला धन नरेंद्र मोदी चला रहे थे, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जी। ठीक है, ओके। प्रोफेसर अजय गुड़ावर्दी, संविधान के मुद्दे पर आज संविधान दिवस के मौके पर आप क्या कहेंगे आप पे, और जिस तरीके की लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस में या बीजेपी बनाम इंडिया अलायंस में जो दिख रही है, क्योंकि संविधान एक बहुत बड़ा इशू राहुल गांधी ने इसको बना दिया है, तो संविधान किसका सही है, किसका गलत है, संविधान के प्रति कौन सच्चा है, कौन झूठा है, फिर अब लोगों के पास जाकर, लोगों के करीब जाकर और संविधान का असली मायने समझाना, किस तरह से आप देखेंगे आगे की जो दिशा है संविधान को लेकर, बहुत संक्षेप में जी। देखिए, ये एक अब्स्ट्रैक्ट में संविधान का रक्षा करो जाके आम आदमी के पास आप कहेंगे, उसका कोई अर्थ या उसका मूल्य कुछ रहेगा नहीं। इसका मतलब क्या है, संविधान का रक्षा करो, आम आदमी कैसे इसका रक्षा करेगा? एक ही ठोस बात राहुल जी ने कहा कि हम 50% रिजर्वेशन हटाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटीज को इंक्लूड करेंगे। दैट इज ओनली कॉन्क्रीट स्टेटमेंट ही हैज मेड। बट आई थिंक दे नीड टू एक्सटेंड दिस सोशल विजन, इसको आप सोशल और इकोनॉमिक राइट से जोड़ के ले जाना चाहिए। Why can't you say protection of constitution is full right to education for all? that हम KG to PG फ्री एजुकेशन करेंगे, कॉमन स्कूल सिस्टम शुरू करेंगे, सबके लिए शिक्षा का एक्सेस बनाएंगे। Why can't you say that complete health system को हम रिवैम्प करेंगे, सब प्राइमरी हेल्थ सिस्टम को सबको शिक्षा देंगे। Why can't you say हम बेसिक इनकम स्कीम देंगे, सबको राइट टू वर्क देंगे। अब जब तक एक सोशल इकोनॉमिक राइट्स का लैंग्वेज लेके आप लोगों के पास नहीं जाओगे, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ के नारा लगा के आप गांव-गांव घूमोगे। कोई उस मीटिंग में कह रहा था कि आपको स्कूल्स में जाना चाहिए, कस्बे में जाना चाहिए, फिर ये तो एक आई वॉश हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ मतलब किताब को तो कुछ बचाना है नहीं, इसका सोशल विजन को बचाना है। व्हाट इज दैट सोशल विजन? दैट समवेयर बाबा साहेब अंबेडकर हैड अ सोशल इगैलिटेरियन विजन। और आज के 21st सेंचुरी में 2024 में व्हाट इज दैट कॉन्क्रीट सोशल विजन? इस पे तो कोई चर्चा नहीं कर रहे। कांग्रेस का, राहुल गांधी का भी मेरे साथ यही कंप्लेन है, आप अब्स्ट्रैक्ट में जब तक ये बातें करते रहोगे इसका कोई मूल्य नहीं होगा। 2024 में भी जब कॉन्स्टिट्यूशन गॉट लिंक टू रिजर्वेशन पॉलिसी, जब लोगों में ये एंग्जाइटी बढ़ गया कि नो रिजर्वेशन हट जाएंगे, पीपल रेस्पॉन्डेड। आप एक पॉजिटिव एजेंडा लेके जाइए, ये सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन से कुछ नहीं होगा। सोशल, इकोनॉमिक, डेमोक्रेटिक। आपकी इस बात पर शायद शाहिद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं अंतिम कमेंट अनिल जी से लूंगी। हाँ शाहिद साहब। मैं एक बात कहना चाह रहा था, जो बात मुझसे कहने में मिस हो गई। एक तो वहां पर जातिगत जनगणना के विषय पर बहुत विशद बात हुई है कि जातिगत जनगणना को हमें लोगों तक पहुंचाना, कि जातिगत जनगणना क्यों, और जो हमारा जातिगत जनगणना का सर्वे जो हम वहां करा रहे हैं तेलंगाना में, उसमें राहुल गांधी जी ने कहा कि ये जो प्रोग्राम जो हो रहा है जातिगत जनगणना, उससे जो डाटा आएगा, डाटा पे उन्होंने बहुत जोर दिया कि डाटा आएगा, उसके आधार पर ओबीसी, एससी और एसटी और सबके लिए, गरीब वर्णों के लिए जो योजनाएं बनेंगी, चाहे शिक्षा का, चाहे स्वास्थ्य का, चाहे अन्य चीजों का, उस पर आप उसका प्रतिबिंब देखेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे पास डाटा होगा तभी हमें प्लानिंग बनेंगी, योजनाएं उनके लिए होगी। तो जो बात आप हमारे साथ जेएनयू के साथी कह रहे हैं, उस बात को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ कि उसमें एक बात ये कही गई है कि हम जहां जहां हमारी सरकारें हैं वहां जातिगत जनगणना कराकर हम उसके आधार पर योजनाएं बनाएंगे और लोगों तक जो उनको बेनिफिशियरी, जो बेनिफिट्स हैं, जो लोग छूट गए हैं विकास के क्रम से, उन विकास के क्रम में उनको आगे ले जाना है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पूरे केंद्र सरकार को भी हम बाध्य करेंगे, नरेंद्र मोदी को बाध्य करेंगे कि जातिगत जनगणना उन्हें करानी होगी, उसी के आधार पर योजनाएं बनेंगी। पहला चीज, एक पॉइंट हम हमेशा मिस कर देते हैं, जो हमारे पॉइंट में हमारे बहुत सारे साथी भी, मेरी शिकायत तो नहीं है लेकिन हमारे साथी उसको कह, हमारी जो मैनिफेस्टो था, अगर मैनिफेस्टो आप पढ़ते, जो हमारा न्याय पत्र था, उसमें क्लियरली मेंशन था कि नीति आयोग को हम भंग करके योजना आयोग फिर से चालू करेंगे। और जब तक योजना आयोग चालू नहीं होगा, ये नीति आयोग आरएसएस के लोगों का और कॉर्पोरेट के दलालों का एक बहुत बड़ा वो हब है, वो और कुछ नहीं हुआ, जो अडानी और अंबानी के वहां पर नीतियां बनाती थी। ठीक है, ओके। अनिल जी, अंत में क्या कहेंगे आज संविधान दिवस पर, और जिस तरीके से बीजेपी बनाम कांग्रेस का आज दिखा, क्या लगता है कि बीजेपी केवल और केवल संविधान के नाम पर आडंबर और पाखंड कर रही है, या फिर कहेंगे कि उनके प्रति, उनके अंदर कुछ थोड़ी बहुत तो भावना होगी संविधान के प्रति? नहीं, देखिए, एक तो राहुल गांधी का ये अचीवमेंट जो है
ऐतिहासिक है कि उन्होंने उनको फोर्स किया रिट्रीट करने के लिए। उन्होंने कमीशन बनाया था, आप लोगों को याद नहीं होगा, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने संविधान रीराइट करने के लिए या जो चेंज करने के लिए कमीशन बनाया था, और वो भी एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के, मेरे ख्याल में इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये वेंकटचलैया का कमीशन या ऐसा कुछ था जो कि कमीशन बना था। हाँ, जस्टिस वेंकटचलैया कमेटी। हाँ, बताइए कि वहां से वो उन्होंने स्टार्ट किया था, बाद में उनके लोग बोलने लगे, अभी भी वो उससे आगे ले जाने वाले थे, लेकिन जब बोलने लगे, राहुल गांधी जब किताब लेके आ गए, तो अब वो कह रहे हैं कि हम इसको बचाएंगे और हम नहीं बदले। ये गांधी ने उनको फोर्स किया, पीछे धकेल दिया। ये एक अचीवमेंट है जिसको कि हम लोग हाईलाइट नहीं करते हैं। नहीं तो वेंकटचलैया कमीशन तो बनाया था उन्होंने और डिबेट चलाई थी। ये अभी बताइए, एक मिनट, ये 15 साल पहले उन्होंने किया था, और अभी आए थे इनके लोग बोलने लगे कि हम तो संविधान बदलेंगे, जो उनके मन में था। राहुल गांधी इनको फोर्स किया, उस सब पीछे हट के आप कह रहा है कि हम ही संविधान की रक्षा करेंगे। ये एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट है डेमोक्रेसी के लिहाज से, कि अब वो संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। डर मतलब पब्लिक प्रेशर, इतना फियर नहीं है, वो पब्लिक प्रेशर इतना जनरेट हो गया कि ना वो इसके लिए मजबूर हो गए कि उसकी रक्षा में। एक तो ये पॉइंट है। ये दूसरी पॉइंट है, मैं अजय जी से पूरी तरह सहमत हूं कि इकोनॉमिक ये पे अभी भी दुविधा है कांग्रेस को, अभी भी चिदम्बरम लाइन है, अभी भी आनंद शर्मा लाइन है। ऑल ऑफ देम उनको साइड लाइन करना होगा राहुल गांधी को, नहीं तो महाराष्ट्र क्या 50 इलेक्शन हारेंगे, क्योंकि वो जो है, ये लोग अभी भी इनके कमलनाथ है। कॉर्पोरेट के लिंक्स जो है ना, कॉर्पोरेट एक फेयर प्ले करने वाला अब बिजनेस, ये लोग हैं, उनको कैसे आप कर सकते हैं, उनके वहां भी जस्टिस की जरूरत है मोनोपोली के खिलाफ। तो वो जो है, आप उसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, एक तो वो मामला है। दूसरा है कि नोटबंदी करके पूरा इनफॉर्मल सेक्टर खत्म कर दिया। कांग्रेस ने जब बोलते रहे राहुल गांधी, जीएसटी के जरिए मिडिल बिजनेस को खत्म कर दिया। ये जो चल रहा है कि इनफॉर्मल सेक्टर्स को सबको कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ करना है, टेक्नोलॉजी, अब बताइए कि छोटी जहां जरूरत नहीं है, ये क्या कहते हैं, बैंक्स को खत्म कर रहा है कैशलेस के नाम पे, वो जो क्या कहते हैं गूगल पे और सबको दे रहा है। ये सारे के बारे में अभी भी एक जो अट्रैक्शन है सैम पित्रोदा वाला या चिदम्बरम वाला, उसको पूरा चेंज करना होगा। अब इसकी जरूरत नहीं है। ये गरीब आदमी जो है, उसका पैसा बैंक में रहता था, उस बैंक से उसके बाद उसको लोन मिलता था, बैंक अब खत्म हो रहा है, क्योंकि अब कैश आ रहा है दूसरी तरफ। ये सारे के बारे में एक विजन उनको रखना पड़ेगा और उसको रिवोल्यूशनाइज करना पड़ेगा अपनी पार्टी के विजन को। ये मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं कि जब तक आप अब मतलब एक तरह का स्कूल सबको जाना है, ये कितना रिवोल्यूशनरी मामला है। वो एक बार भी कांग्रेस सब बात बोल रही है, लेकिन सबके लिए एक स्कूल हो एक ही तरह का, ये इसके बारे में नहीं बात करती है, अभी भी नहीं है। कांग्रेस को भी हम लोग देखिए, हम लोग इसके लिए थोड़े ही हैं कांग्रेस के साथ कि कांग्रेस आ जाए और राहुल गांधी या चिदम्बरम और कमलनाथ कार्यक्रम को खत्म करती है। जी प्रोफेसर अजय बोलिए। नेशन वन मार्केट, वन नेशन वन इलेक्शन का जवाब कांग्रेस का होना चाहिए। वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम, वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम, वन नेशन वन राइट टू वर्क। ये आप लेके आओ और लेके कितना लोग पे आपके ट्रांसफॉर्मेशन। आप अभी भी हट के बात कर रहे हो, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ थोड़ा थोड़ा करके, उससे कहा वो सेंट्रिस्ट मॉडल अभी काम नहीं करेगा। यू हैव ओनली ऑप्शन इज टू, एज अनिल जी सही कह रहे, ट्रांसफॉर्मेटिव वेलफेयरिज्म लेके आओ फ्रॉम ट्रांजैक्शनल वेलफेयरिज्म। ट्रांजैक्शनल वेलफेयरिज्म तो बीजेपी वाला भी कर रहा है, वहां गांव जाके लाडली बहन दे रहा है। आप ट्रांसफॉर्मेटिव वेलफेयरिज्म, यूनिवर्सल राइट्स का लैंग्वेज वापस लेके आओ, which was the original constitutional vision. You have abdicated that, and now we need to bring it back. And Congress with commitment, if it brings back 2029, I'm telling you, they'll be back in power. ये मनमोहन मॉन्टेक सिंह मानसिकता से बाहर होना चाहिए इनको।
ये जो न्यू लिबरलिज्म का जो ग्रोथ मॉडल, ये एक, मैं नीलू जी एक ठोस कम करता हूँ, मनमोहन मॉन्टेक सिंह एक बीमारी है ये मानसिकता से जब तक ये बाहर नहीं आएंगे कांग्रेस वाले, ये आगे नहीं बढ़ सकते और ये हिंदुत्व पॉलिटिक्स आगे बढ़ते जाएंगे। जी जी, बोलिए अनिल जी, आप म्यूटेड है। अनिल जी अनम्यूट करिए, अनिल जी अनम्यूट करिए, जल्दी से अनम्यूट करिए सर, आप म्यूटेड है। एक लाइन, ये कॉम्पिटिटिव वेलफेयरिज्म के बदले आपको ये क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव जो है वेलफेयरिज्म के तरफ जाना है, जो कह रहे थे अभी अजय जी। यहाँ है चेंज। अभी कांग्रेस देखिए क्या है कि हमारी चिंता और हमारा जो कंसर्न है वो ब्रॉडर है। हम ये और राहुल गांधी या इनको किसी को कुर्सी पर बिठाने के लिए नहीं है। हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी सामने से निकल रहा है हमारे हाथ से, और ये जो है सो निकलते हमारी चिंताएं बड़ी हैं, इनसे बड़ी हैं। इनको तो लोकसभा और राज्यसभा तक ही रहना है, लेकिन हम लोगों को उससे आगे देखना है, इतिहास के बारे में देखना है। इसीलिए वो उनको फोर्स करना पड़ेगा हमारे जैसे लोगों को, या जो आप लोग जैसे इन्फ्लुएंसर जिसको बोलते हैं मॉडर्न ये टर्म में, उनको करना पड़ेगा कि आप चेंज करिए, यहाँ से इधर आइए आगे, और वो करना होगा, नहीं तो यही सब हालत होगी। चलिए अब देखना होगा कि बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में देखिए, पार्टी पहले कांग्रेस पार्टी के नारा होता था जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पर, से एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है कि जातिगत जनगणना 50% का कैप को तोड़कर आरक्षण को आगे बढ़ाना, ये एक दिशा है। और ये जब जातिगत जनगणना होगा, जब उसके रिजल्ट्स आएंगे, आर्थिक सर्वेज आएंगे, जिस पॉइंट की ओर इंगित कर रहे हैं अजय साहब और अनिल जी, मुझे लगता है उस तरफ सरकारों को, पार्टियों को बढ़ना ही पड़ेगा। ये उनकी मजबूरी भी होगी, इतना मैं बता देता में क्या दिक्कत है आपको? आप ये कहिए कि हम इस जनगणना के साथ साथ दीज आर द चेंजेस वी वांट इन एजुकेशन सिस्टम, इन एक्सेस टू हेल्थ, इन एक्सेस टू एजुकेशन, इन एक्सेस टू वर्क। ये आपको कहने में क्या दिक्कत है? अजय जी, कबल जी, लोग कह रहे हैं कास्ट सेंसस कब होगा, इससे मिलेगा क्या? इसका कोई कॉन्क्रीट पिक्चर चाहिए। अजय जी, आपको मुझसे ज्यादा कांग्रेस के बारे में मुझसे ज्यादा आपको जानकारी, इतिहास आपको कांग्रेस का ज्यादा पता है। कांग्रेस पार्टी में हमेशा कई धाराएं चलती है। एक धारा, जिस धारा की आप बात कर रहे हो, उस धारा को रिप्रेजेंट करता हूं मैं, और एक धारा के बारे में बात कर रहे थे जिस धारा को कोस रहे थे आप। तो धाराएं हैं यहाँ पर, हम तो किसान आंदोलन से आए हुए लोग हैं, तो हम लोग की धाराएं अलग हैं, और बहुत सारी पार्टी के अंदर धाराएं चलती हैं, और उसमें कष्ट है। और आप जैसे लोग, हाँ सुन लीजिए, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, कांग्रेस पार्टी, नहीं सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी को जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने उसका इतिहास स्टडी नहीं, मैंने ज्यादा स्टडी नहीं, मैंने देखा है, जिस धारा के लोग ज्यादा हो जाते हैं, उस धारा का प्रवाह कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिक पॉलिसीज और पॉलिटिकल पॉलिसीज को दिखने लगेगी। चलिए, तो मुझे आशा है कि आप जैसे लोग जो है हम लोग का हाथ मजबूत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और रास्ता लंबा है। देखना होगा कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस अब किस रास्ते पर चलती है। संविधान एक बड़ा मसला है, और अनिल जी ने बिल्कुल ठीक कहा, और अजय ने भी, कि आज कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूर हो गई है कि संविधान को डिस्कस करे, संविधान को लोगों को बताए कि संविधान आखिर क्या है। ये भी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी ये चाहती है कि अब सारे स्कूल्स में बच्चे रोज प्रियम्बल पढ़ें, और ये सब एक मुहिम के तौर पर चलाया जा रहा है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि आज कांग्रेस की है, बड़ी उपलब्धि आज शायद ये राहुल गांधी की है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अनिल जी, अजय गुडावर्दी जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।